स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रजतगढ़ के राजा रजनीश का स्वभाव बड़ा ही अजीब था। वो पल में क्रोध से आग बबूला हो जाते तो अगले ही पल बेहद शांत और गंभीर दिखाई देते। एक रात जब वो सो रहे थे कि तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनकर अचानक ही राजा की नींद खुल गई। राजमहल से कुछ ही दूर एक नौजवान जिसका नाम था चोखेलाल, वो पूजा के समय आरती करने या घड़ियाल बजाने के अलावा दिन भर आवारागर्दी करता रहता या फिर जोर जोर से गाना गाया करता। गाना गाने की जब उसे सनक सवार होती तो वो ना दिन देखता और ना रात, जोर जोर से लंबी तान अलापने लगता। उस रात जब वो यूं ही जोर जोर से गा रहा था तो अचानक उसकी आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई और उसने कहा, अरे कोई है? राजा की आवाज सुनते ही वहां पर एक सेवक तुरंत आ गया और कहने लगा, महाराज की जय हो, क्या आदेश है महाराज? राजा ने कहा, मंदिर के पास वाले बागीचे में कौन गाना गा रहा है, उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। महल के पहरे के लिए तैनात किए गए सैनिकों ने राजा की आज्ञा पाते ही मंदिर के नजदीक के बागीचे में चोखेलाल को पकड़ लिया और आनन फानन में उसे घसीटते हुए राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्या अभी मंदिर के पास तुम ही गाना गा रहे थे? ये सुनकर चोखेलाल घबरा गया और कहने लगा, गलती हो गई माई बाप, मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। मैं क्या, मेरी अगली 7 पुश्तें भी कभी गाना नहीं गाएंगी। चोखेलाल को बुरी तरह से डरा हुआ देखकर राजा को हंसी आ गई और वो कहने लगा, अरे तुम बेकार में ही डर रहे हो नौजवान, हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और इतना अच्छा गाना गाने वाला व्यक्ति हमारे दरबार से अब तक दूर कैसे रह गया। तुम कल सुबह ही हमारे दरबार में आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी चोखेलाल। चोखेलाल, तुम गाना भी बहुत ही चोखा गाते हो। कल दरबार में आना, हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन चोखेलाल जब राजा के दरबार में आया तो राजा ने उसे ढेर सा इनाम दिया और फिर चोखेलाल को राजा ने अपने दरबार में एक दरबारी के रूप में रख लिया। धीरे धीरे चोखेलाल राजा के सबसे खास दरबारियों में अपनी जगह बना लेता है। राजा अक्सर सोचता कि चोखेलाल की आवाज में कितनी मिठास है, इसका गाना सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है, कितनी सुख शांति से भरी हुई नींद आती है। एक रात की बात है, दिन भर का थका हुआ राजा कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा एक जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और उसे एक सुंदर सी झील दिखाई दी जिसमें प्यारी प्यारी बत्तखें तैर रही थी। उन बत्तखों को देखकर राजा का मन झील में तैरने का होने लगा और राजा ने जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक झील के अंदर उसे एक महल दिखाई देने लगा। वो बोला, अरे वाह, कितना सुंदर महल है, मगर इस जल के महल में भला कौन रहता होगा? मैं भी एक नजर जरा महल के अंदर जाकर देखूं ये कैसा है। जैसे ही राजा झील के महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि झील का सारा जल गायब हो गया और महल के अंदर पलंग पर एक सुंदर सी राजकुमारी आराम कर रही थी। राजा सोचने लगा, इतनी सुंदर युवती ये कौन है? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये तो रजतगढ़ की महारानी बनने के योग्य है। इस जैसी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। अब तो मैं एक पल भी इसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है? क्यों ना इस सुंदरी को जगाकर मैं इसी से पूछूं। राजा अपने सपने में ही उस सुंदर राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ ही रहा था कि उस रोज आधी रात बीत जाने के बाद भी नींद न आने के कारण चोखेलाल ने बगीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उस दिन चोखेलाल की इस बेवक्त की रागनी से राजा की नींद अचानक ही टूट गई। मारे क्रोध के राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा।
उसने सैनिकों को आदेश दिया कि फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश पाते ही सैनिकों ने चोखेलाल को राजा के सामने पेश कर दिया। चोखेलाल कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आज भी आपको मेरा गाना बहुत ही पसंद आया होगा। इनाम के लिए मैं सुबह आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा बोला, खामोश बेवकूफ, नालायक कहीं के, तेरी वजह से मैं अपने सपनों की राजकुमारी को खो बैठा। जंगल की झील के अंदर महल में जब मैंने उस राजकुमारी को देखा और अपनी सुध बुध खो बैठा, लेकिन तेरे इस बेवक्त और बेसुरे गाने ने मेरी नींद उड़ा दी और मैं अपनी जान से प्यारी उस राजकुमारी का पता भी नहीं पूछ सका। सैनिकों, ले जाओ इसे और जंगल में ले जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो। चोखेलाल बोला, लेकिन महाराज, मुझ पर दया कीजिए। राजा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सैनिक घसीटते हुए चोखेलाल को लेकर जंगल की ओर चले गए। चोखेलाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि चोखेलाल कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अचानक महाराज का सपना टूट जाने के कारण वो मुझसे नाराज हो गए हैं, लेकिन कल जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो मुझे मारने के अपराध में तुम लोगों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिक आपस में सलाह करने लगे। भाई, ये कह तो ठीक रहा है, आज रात महाराज ने इसे गाना गाने की सजा दी है, लेकिन इससे पहले महाराज ने इसे रात में गाना गाने के लिए इनाम भी तो दिया था। दूसरा बोला, हाँ भाई, तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने यह फैसला कर लिया कि वो चोखेलाल को छोड़ देंगे और दया करके उन्होंने चोखेलाल को छोड़ भी दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दी कि भूल कर भी तुम रजतगढ़ की सीमा में दोबारा कदम न रखना। चोखेलाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चोखेलाल का सिर धड़ से अलग करने का आदेश देने के बाद महाराज चोखेलाल को भूल ही गए थे, मगर एक रात जब राजा सोए हुए थे तो उन्हें हूबहू वही सपना दिखाई दिया जिसके अचानक टूट जाने से उन्होंने चोखेलाल को सजा दी थी। इस बार भी झील में तैरता हुआ राजा झील के महल तक जा रहा था। महल के अंदर दाखिल होकर राजा जैसे ही पलंग पर सोती हुई उस राजकुमारी के नजदीक पहुंचा तो सोचने लगा, ये मेरे सपनों की राजकुमारी है, आज तो मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन उस रात भी राजा की ये इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो चोखेलाल के गाने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी थी। आज तो हर तरफ सन्नाटा था। राजा सोचने लगा कि आज तो चोखेलाल के गाने की आवाज भी नहीं थी, फिर भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपने सपनों की राजकुमारी से बात नहीं कर सका। मैंने बेचारे चोखेलाल को बेकार में ही मरवा दिया। बेचारा कितना अच्छा गाना गाता था। मगर उस रोज से राजा लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी हुई उस राजकुमारी की कल्पना वो हर क्षण करता रहता और बेचैन रहता। उधर जंगल में कई दिनों तक चोखेलाल भटकता रहा और एक दिन वो अचानक एक झील के किनारे पहुंचा। झील को देखकर वो कहने लगा, अरे वाह, कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों ना इस झील के अंदर मैं जी भर कर नहा लूं। ये विचार आते ही चोखेलाल झील में कूद गया। झील में कूदते ही उसके सामने एक शानदार महल दिखाई दिया। वो सोचने लगा, इस झील के अंदर ये महल भला किसका हो सकता है, कौन रहता होगा इसके अंदर। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चोखेलाल उस महल के अंदर दाखिल हो गया। पलंग पर एक राजकुमारी सोई हुई थी। वो सोचने लगा, ये जरूर यहाँ की राजकुमारी होगी। मैं यहाँ से भाग लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके सैनिक पकड़ लें और मुझे यहाँ पर भी मौत की सजा दे दी जाए। जैसे ही चोखेलाल पलटकर भागने लगा कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, ठहरो, डरते क्यों हो? चोखेलाल ने पलटकर देखा तो वो सुंदर राजकुमारी उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो?
राजकुमारी को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया और बोला, जी मैं कोई नहीं हूँ जी, मैं तो यहाँ पर बस गलती से आ गया। चोखेलाल की घबराहट देखकर उस सुंदरी की हंसी छूट गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो कई बरसों से इस झील के अंदर आराम कर रही हूँ, आज तक यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया। आज ये पहला आदमी है जो अचानक ही इस झील महल के अंदर आ गया। क्या पता ये मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए यहाँ पर आया हो, लेकिन ये मेरे लायक है या नहीं, इस बात को मुझे परखना होगा। इसने मुझे रानी जी कहकर बुलाया है, इसका मतलब ये जरूर कोई साधारण आदमी है। फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उस सुंदरी ने चोखेलाल से कहा, सुनो नौजवान, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिनों तक हमारा मेहमान बनकर रहो। तुम्हें यहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ये कहने के साथ ही सुंदरी ने दोनों हाथों से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां पर आ गईं। राजकुमारी बोली, ये नौजवान हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरह से तैयार करके भोजन करवाओ। चारों दासियां चोखेलाल को लेकर एक सुगंधित स्नानागार में आ गईं। वहां पर चोखेलाल सोचने लगा, अरे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये चमचमाता हुआ स्नानागार बड़ा ही सुंदर है। मैं जल्दी ही यहाँ से 2 लोटे पानी डालकर बाहर निकल जाऊंगा। ये स्नानागार अगर गंदा हो गया तो रानी जी कहीं मुझ पर नाराज ना हो जाएं। फिर उसने दासियों की तरफ देखा, अरे ये दासियां अभी तक यहाँ पर खड़ी हैं। वो बोला, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराईं और फिर खिलखिलाती हुई वहां से चली गईं। चारों दासियों ने राजकुमारी को जाकर बताया कि वो तो कितना बुद्धू आदमी है, वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं नहाऊंगा कैसे। राजकुमारी जी, ये तो कोई बहुत ही साधारण सा आदमी है। राजकुमारी बोली, अरे अभी से तुम लोगों ने ये फैसला भी कर लिया, पहले उसे ठीक से तैयार तो होने दो। जाओ, जाकर देखो, शायद वो तैयार हो गया होगा। इधर चोखेलाल ने 2 लोटा पानी डाला और नहा गया। इसके बाद सामने ही एक कमरे में तरह तरह के वस्त्र टंगे हुए थे। वहां पर एक से बढ़कर एक पोशाकें थी। कीमती वस्त्र देखकर चोखेलाल हैरान रह गया, लेकिन उसने एक कोने में टंगे हुए साधारण से कपड़े चुनकर पहन लिए। उन वस्त्रों को पहनने के बाद महल की दासियां उसे महल के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहां पर तरह तरह के पकवान एक मेज पर सजे हुए थे। दासियां कहने लगी, अतिथि महाराज, यहाँ पर भोजन और मिष्ठान है। डरते डरते चोखेलाल भोजन करने के लिए बैठ गया। सोचने लगा, हे भगवान, इतने सारे पकवान, इतने अच्छे अच्छे मिष्ठान, मगर मैं तो रोज दाल रोटी ही खाता हूँ। ये सब खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। मेज पर सोने, चांदी और पीतल की तस्तरियां रखी हुई थी। चोखेलाल ने डरते डरते एक पीतल की तस्तरी उठाई और उसमें दाल, रोटी, चावल लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी ही देर में गपागप भोजन वो मुंह में ठूसता चला गया। पीतल की तस्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। उसके बाद राजकुमारी की आज्ञा पाकर चारों दासियां चोखेलाल को एक बहुत ही सुंदर शयन कक्ष में ले गई, जहां पर शानदार पलंग बिछा हुआ था और पलंग के नजदीक ही जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी। चोखेलाल सोचने लगा, अरे ये तो पलंग बड़ा ही गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी सो नहीं सकूंगा। मुझे तो खुरदरी, चारपाई, तख्त या फिर जमीन पर सोने की आदत है। ऐसा करता हूं कि मैं इस दरी पर ही सो जाता हूं। और फिर चोखेलाल उस दरी पर सो गया। चोखेलाल जब सोया तो वो बड़े ही मजे में था, लेकिन जब वो जागा तो झील के किनारे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगा, अरे ये क्या, मैं तो झील के किनारे पर कैसे आ गया? सोया तो मैं झील के महल के अंदर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन मेरे बदन पर ये जो कपड़े हैं ये मेरे नहीं हैं, मैंने झील के महल के अंदर ही ये पहने थे। अच्छा, तो क्या ये हमारे रजतगढ़ के महाराज के
सपनों वाली जगह है और ये झील की सुंदरी महाराज के सपनों में आने वाली राजकुमारी है। मुझे ये सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? उन्होंने तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दी थी। तो क्या हुआ? मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी तो वो दंड उन्हीं सैनिकों को मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज इनाम देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सपनों वाली उस झील को और राजकुमारी को ढूंढ निकाला है। उधर झील के महल के अंदर राजकुमारी उदास बैठी हुई थी। उसकी दासियां कहने लगी, उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी ही कोई पराक्रमी, प्रतापी और वीर राजा यहाँ पर अवश्य आएगा और हमें इस झील के महल की कैद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा उस रात अपने सपनों की राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज तो चोखे लाल की है, लेकिन वो तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा ने अपने सैनिकों को गाना गा रहे आदमी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखे लाल को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। अरे चोखे लाल, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार देने का आदेश दिया था। चोखे लाल बोला, महाराज, आपने जिनको मुझे मारने का आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ। महाराज, मैंने जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील देखी। उस झील में एक सुंदर सा महल था और उस महल के अंदर मैंने अप्सराओं के जैसी एक राजकुमारी को देखा। ये सुनकर राजा सोचने लगा, कमाल है, ये तो बिल्कुल मेरे सपने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चोखे लाल की मदद से मैं अपने सपनों में आने वाली उस राजकुमारी तक पहुंच सकता हूं। अच्छा हुआ जो मेरे सैनिकों ने इसे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरे सपनों की राजकुमारी मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद राजा ने खुद राजा होते हुए भी अपने राज्य के एक मामूली से आदमी चोखे लाल से माफी मांगी और कहने लगा, चोखे लाल, मुझे जल्दी से उस झील तक ले चलो जहां पर मेरे सपनों की राजकुमारी रहती है। बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को अपना राजपाट संभालने का आदेश दिया और खुद चोखे लाल के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। राजा और चोखे लाल ने अपने अपने घोड़ों को झील के किनारे पर बांधा और फिर झील में डुबकी लगाई। दोनों कुछ ही देर के बाद झील के महल के अंदर दाखिल हो गए। जब राजा ने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी पलंग पर आराम कर रही है तो वो हक्का बक्का रह गया। मेरे सपनों की राजकुमारी मेरे सामने है, यही तो है वो। हाँ, ये वही है। अब मैं इसे यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। सोती हुई राजकुमारी ने जब आहट सुनी तो अचानक जाग उठी। चोखा लाल को देखकर वो कहने लगी, नौजवान, तुम यहाँ पर फिर से आ गए और अपने साथ इस बार ये किसको लाए हो? ये सुनकर राजा बोल पड़े, हमें राजा रजनीश कहते हैं। सुंदरी, हम यहाँ से तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजकुमारी सोचने लगी, ये सुंदर और सजीला नौजवान सचमुच कहीं का राजा लगता है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ओहो, तो आप राजा हैं? हाँ सुंदरी, हम यहाँ तक नहीं आते, लेकिन शायद तुम्हें सपनों में देखते देखते मेरे प्राण ही चले जाते। रानी जी, इनके दिन का चैन और रातों का आराम सब आपके ख्यालों ने छीन लिया है। राजकुमारी बोली, अच्छा, तो आज आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ पर अतिथि बनकर रहिए। राजा ने कहा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इस झील के महल में तुम क्यों रहती हो? राजकुमारी बोली, राजन, मैं यहाँ पर एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ। मैं पृथ्वी के एक सुंदर राज्य सूर्य नगर के राजा सूर्यसेन की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम चंद्रिका है। एक बार सूर्य नगर से बाहर मैं अपनी 4 सखियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकली थी और मुझे एक बहुत ही सुंदर बतख इस झील के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी।
क्योंकि दिन भर मुझे कोई भी अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा था, तो मैंने उस बतख को ही अपने तीर का निशाना बना दिया। बतख को पकड़ने के लिए जब मैं अपनी चारों दासियों के साथ झील में कूदी तो जैसे किसी चुंबकीय शक्ति ने हमें झील के अंदर इस महल में खींच लिया। तब मैंने एक पुरुष को पलंग पर तीर से घायल पाया। वो तड़प तड़प कर ये कह रहा था, हे पत्थर दिल राजकुमारी, अपने मनोरंजन के लिए तूने मेरी जान ले ली। झील के उस राजकुमार ने तड़पते तड़पते ये कहते हुए जान दे दी कि ओ निर्दयी राजकुमारी, अब तो इस महल से तू कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। मासूम प्राणियों पर अत्याचार करने के लिए तेरी यही सजा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब किसी भी जीव जंतु पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। तभी वहां पर वन देवता प्रकट हुए। वो राजकुमार उन्हीं वन देवता का मानस पुत्र था। वन देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर कैद नहीं रहोगी। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर पराक्रमी राजा या राजकुमार इस झील में आएगा और तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त कराकर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने अपने पति को चुनने में कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इस झील महल के अंदर कैद होकर रह जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका से सारी बातें जानने के बाद राजा ने गंभीरता से कहा, तो फिर देर किस बात की प्रिय, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ। अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें इस झील महल के अंदर कैद होकर नहीं रहने दूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं राजन, आज नहीं, आज तो आप हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहिए। आप स्नान कीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही तालियां बजाईं, उसी समय 4 दासियां हाजिर हो गई। राजकुमारी ने उन्हें आदेश दिया कि महाराज को स्नानागार में ले जाया जाए। चारों दासियां राजा को स्नानागार में ले गईं। वहां पर राजा कहने लगा, तुम लोग खड़ी खड़ी एक दूसरे का मुंह क्या देख रही हो, हमें स्नान कौन करवाएगा। चारों दासियों ने राजा को स्नान करवाया और फिर राजा को उस कमरे में ले जाया गया जहां पर शानदार पोशाकें रखी हुई थी। राजा ने उनमें से एक सबसे बेहतरीन पोशाक पहनी और फिर दासियां उसे भोजनालय में ले गईं। दासियों ने राजा को सोने की थाली में अलग अलग तरह के पकवान परोस दिए। आहिस्ता आहिस्ता राजा ने भोजन किया और फिर जी भरकर खाया। बाकी का उसने थाली में ही छोड़ दिया। जब उसे आराम करने के लिए शयन कक्ष में ले जाया गया तो वहां पर राजा मखमली बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, दासियों चलो हमारे पैर दबाओ, पंखा झोलो। दासियों ने राजा के आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में राजा को गहरी नींद आ गई। जब राजकुमारी वहां पर शयन कक्ष में आई तो दासियां कहने लगीं, राजकुमारी जी, निश्चित ही ये आदमी किसी राजसी खानदान का है। अब देर करना ठीक नहीं रहेगा, आप जल्दी से विवाह के लिए तैयार हो जाइए। राजकुमारी ने कहा, हाँ, अब हम सभी लोगों का इस झील से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। अगली सुबह जब राजा नींद से जागा तो झील महल की राजकुमारी चंद्रिका और राजा के विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर विवाह कर लिया। विवाह पूरा होने के साथ ही जैसे चमत्कार सा हो गया। झील का महल अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका और चोखे लाल और सारी दासियां जैसे ही महल से बाहर निकले, झील महल तुरंत ही आश्चर्यजनक रूप से फिर से झील में समा गया। रानी चंद्रिका को साथ लेकर राजा सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन के पास भी गया। राजा सूर्यसेन ने जब अपनी खोई हुई पुत्री को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों तक अपने ससुराल में मेहमान बनकर रहने के बाद राजा रजनीश वापिस अपने राज्य लौट आया। अपने सपनों की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद राजा बहुत ही खुश थे। राजकुमारी भी महाराज रजनीश को अपने पति के रूप में पाकर बहुत ही आनंदित थी। लेकिन बहुत जल्दी ही उनके इस आनंदमय जीवन में कठिनाइयां आने वाली थी, क्योंकि अभी तक रानी को महाराज में सभी अच्छी बातें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब कोई एक जीवन साथी के रूप में रहने लगते हैं तब एक दूसरे की कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। और ऐसा ही
रानी के साथ भी हुआ। उसने कई बार देखा कि अक्सर छोटी छोटी बातों पर राजा गुस्सा हो जाया करता था, लेकिन जल्दी ही उनका गुस्सा शांत भी हो जाता था। फिर भी उनके इस स्वभाव के कारण उनके सुखमय जीवन में अशांति फैलने लगी थी। राजा कई बार अपनी रानी पर क्रोधित हो जाते और बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो वो रानी से क्षमा भी मांग लेते थे। एक दिन रानी ने महाराज से कहा, महाराज, आप जैसे पराक्रमी राजा को अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन आपका ये क्रोधी स्वभाव हमारे लिए और हमारे भविष्य में आने वाली संतान के लिए उचित नहीं होगा। राजा ने कहा, रानी, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मैं कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता हूँ और फिर जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मुझे पछतावा भी होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, चाहकर भी मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहा हूँ। तब रानी ने सुझाव दिया, महाराज, मेरी मानिए तो आप हमारे कुलगुरु कृपाशंकर जी से मिलिए, जो कि विराट वन में कुटिया बनाकर रहते हैं। वे अवश्य ही आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। राजा को अपनी पत्नी का ये विचार उचित लगा और वो उसी दिन अपने कुलगुरु से मिलने के लिए विराट वन में जा पहुंचा। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास एक समस्या का समाधान जानने के लिए आया हूँ। मैं अपने इस चंचल स्वभाव को नियंत्रण में करना चाहता हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। गुरुदेव ने कहा, राजन, क्रोध आना एक राजा के लिए स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन इसकी अधिकता के कारण नुकसान ही उठाना पड़ता है और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इस स्वभाव पर अंकुश नहीं लगा सकते। इसके लिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर वन में मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें योग साधना करना सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारा मन पवित्र और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारा ये क्रोधी स्वभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आज से ही आपके आश्रम में रहूंगा। इसके बाद राजा गुरुदेव के आश्रम में रहने लगे। सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले गुरुदेव उन्हें योग साधना की शिक्षा देते। इसके बाद वो आश्रम के कामों में लग जाते। राजा आश्रम के सभी काम, जैसे सफाई करना, पानी भरना, फल फूल लेकर आना, ये सभी काम करते। खाने के लिए उन्हें वन में भोजन के रूप में उन्हें वन में केवल कंदमूल ही मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का मन अब योग साधना के प्रभाव से शांत होता चला जा रहा था। 3 महीने तक राजा अपने गुरुदेव के आश्रम में रहे। अब वो एक बिल्कुल ही बदले हुए इंसान थे। इन 3 महीनों में आश्रम में रहकर उन्हें एक बार भी क्रोध नहीं आया। और फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा, राजन, अब तुम्हें राजमहल में जाकर अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें योग साधना की जो शिक्षा दी है उसके प्रभाव से अब तुम बिल्कुल बदले हुए इंसान हो। राजा ने कहा, जी गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी अपने अंदर एक नए बदलाव को महसूस कर रहा हूँ। मेरा मन अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर है। तो ठीक है राजन, अब आप अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान कीजिए और अपनी प्रजा की सेवा कीजिए। साथ ही साथ मेरी सिखाई गई योग साधना का भी अभ्यास करते रहिए, तो आप अवश्य ही एक बहुत ही संयमी और भय से मुक्त जीवन जी पाएंगे। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राजा वापस अपने महल में लौट आए। रानी महाराज के वापस आने पर बहुत ही खुश थी। जैसे जैसे दिन बीते, रानी को भी इस बात का एहसास हुआ कि महाराज अब बिल्कुल बदल चुके हैं। वो पहले की तरह चंचल और क्रोधी स्वभाव के नहीं रहे। वो मन ही मन अपने कुल गुरु का आभार प्रकट कर रही थी। अब महाराज अपने दरबार का संचालन पहले से भी ज्यादा बेहतर रूप से कर रहे थे। उनके दरबारी भी राजा में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर बहुत ही खुश थे। महल में वापस आकर राजा ने योग साधना का अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। वो हर रोज पूरे नियम के साथ अपनी साधना करते और अपने राजपाट के कामों को पूरा करते। एक दिन राजा के मन में ये विचार आया कि उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानने के लिए भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। ये सोचकर एक दिन राजा ने
एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और अपने नगर की गलियों में घूमने लगे। गर्मी का मौसम था, जिसके कारण घूमते घूमते राजा को प्यास लगने लगी। उन्होंने वहां पर एक किसान की झोपड़ी देखी। राजा झोपड़ी के अंदर गए और उन्होंने किसान से पानी मांगा। किसान, जिसका नाम शालिग्राम था, उसने राजा को पानी पिलाया और कुछ देर बैठकर वहीं पर आराम करने के लिए कहा। क्योंकि राजा ने अपना भेष बदला हुआ था, तो वो किसान राजा को पहचान नहीं पाया। अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन करवाने के लिए उस किसान ने राजा के सामने सूखी रोटियां और कुछ फल रख दिए। किसान ने राजा से कहा कि आपके सामने जितने भी फल हैं उन्हें खा लीजिए, लेकिन कोने में जो तरबूज रखा है उसे हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने उसे अपने न्यायप्रिय राजा के लिए बड़े ही जतन से सुरक्षित रखा है। किसान के मुंह से अपने लिए ऐसी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसकी प्रजा का एक गरीब किसान भी उससे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वो तरबूज खा लेने दो, उसके बदले में तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े ही जतन से उगाया है और मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं उस तरबूज को अपने राज्य के दयालु राजा को भेंट करूं। ये सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम मुझे वो तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे हुए फलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। किसान बोला, भले ही आप फल मत खाइए, पर मैं वो तरबूज आपको छूने भी नहीं दूंगा। वो तो सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा ने बाकी के फल खा लिए और किसान से आज्ञा लेकर वापिस अपने महल की तरफ चल गया। लगभग 15 दिन के बाद वही किसान जब तरबूज लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार न करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं करते तो मेरा यही उत्तर है कि आप भाड़ में जाइए। इस पर राजा ने कहा, ये तुम्हारी झोंपड़ी नहीं है, ये राज दरबार है, अपनी जुबान को काबू में रखो। अब क्योंकि राजा बहुत ही संयमी और शांत स्वभाव का हो चुका था, इसलिए वो किसान की इस बदतमीजी को सहन कर गया। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार के राजा हैं तो मैं भी अपने खेतों का राजा हूँ। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे खजाने में असंख्य हीरे मोती और रत्न हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने जवाब दिया, महाराज, भले ही आपके खजाने में असंख्य हीरे मोती और हीरे जवाहरात हों, लेकिन वो सब प्रजा के दिए हुए कर के रूप में इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए आपको प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी आपको मौका मिले तो मेरे खजाने को देखने आना, तब आपको पता चलेगा कि असली खजाना किसके पास है। किसान की बात सुनकर राजा के मन में उत्सुकता जागी। वो उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़ा। किसान राजा को अपने खेतों में लेकर गया और उसने कहा, राजन, सामने खेतों में जो आप लहलहाती हुई फसलें देख रहे हैं, उनसे पैदा होने वाला अनाज ही मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बताइए, असली खजाना मेरे पास है या आपके पास? किसान का ये जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने किसान को गले लगा लिया और बोला, जिस राज्य में तुम्हारे जैसे मेहनती और निडर किसान हों, उस राज्य के सौभाग्य का तो क्या ही कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। इस तरह से उस किसान की प्रशंसा करते हुए राजा वापस अपने महल में लौट आया। राजा रजनीश ने कई सालों तक अपनी प्रजा की सेवा की और तब तक जिंदा रहे जब तक उनके पोते पोतियों की शादियां नहीं हो गई। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।